इंस्पायर क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने आज मॉर्निंग की जो क्लास थे उस मॉर्निंग की क्लास में आपने ये देखा कि जो केमिकल है, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है 10th क्लास का, उस चैप्टर नंबर फर्स्ट में आपने जो पढ़ा वो है रासायनिक सूत्र बनाना, उसके बारे में आपने अध्ययन किया है। अब चलते हैं हम आगे। चैप्टर की शुरुआत मैंने आपके कर दी है, तो सबसे पहले जो इसमें परिभाषा पढ़ी जाएगी वो पढ़ी जाएगी किसकी? रासायनिक अभिक्रिया की। कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। यदि मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो सीधा सा इसका जो आंसर है वो आंसर क्या होता है, देखना। हमें पता है कि रासायनिक परिवर्तन होना ही क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। तो मैं क्या लिखूंगा? किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन अर्थात रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन होना, रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। दैट मीन्स आपने क्या लिखा कि किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन अर्थात रासायनिक गुणधर्मों में जो परिवर्तन होता है उसे ही किस नाम से जाना जाता है? रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में जो परिवर्तन होता है उसे ही रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में यदि मैं लिखूं चेंजेस इन केमिकल प्रॉपर्टीज, चेंजेस इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सब्सटेंस या मैटर ऑफ एनी substance is known as chemical changes and chemical reaction। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया या फिर कोई भी केमिकल प्रोसेस होता है तो उस केमिकल प्रोसेस में यदि किसी की क्या हो रही है, कोई सब्सटेंस है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है तो उसे किस नाम से जानोगे? केमिकल चेंजेज एंड केमिकल रिएक्शन। एज यदि मैं एग्जाम्पल लिखना चाहता हूँ, एग्जाम्पल की यदि मैं बात करता हूँ, सपोज दैट मैंने लिखा कार्बन का दहन बर्निंग ऑफ कार्बन। अब आपको एक चीज़ पता है कि बर्निंग का मतलब होता है जलाना, और जलाने के लिए आपने 8th में पढ़ा है क्या मेन है? ऑक्सीजन। क्या मेन है? ऑक्सीजन। मतलब कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी और क्या बन गया? CO2। देखो यहाँ क्या था केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, ये कार्बन था सॉलिड, ये था गैस, और ये क्या बन गया? गैस। मतलब हमारे पास सॉलिड और गैस ने मिलकर क्या बनाया? गैस। तो इस फिनोमिना को ही हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन या फिर रासायनिक अभिक्रिया। इंग्लिश में बोले तो केमिकल रिएक्शन, हिंदी में बोले तो रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया,
यदि उदासीनीकरण अभिक्रिया की हम बात करते हैं तो जब एसिड और बेस मिलता है तो किसका निर्माण होता है, क्या मैकेनिज्म होता है, साल्ट और वाटर मैकेनिज्म होता है। मतलब जब अम्ल व क्षार की अभिक्रिया की जाती है तो लवण व जल का निर्माण होता है, और बनने वाला जो ये लवण और जल है इस अभिक्रिया को ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल NaOH प्लस HCl टेंस टू NaCl प्लस H2O। क्या एग्जाम्पल है NaCl प्लस H2O। तो हमने देखा कि हमारे पास क्या होगा कि किसी पदार्थ में या फिर आपके पास कोई सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जब आप चेंजेज करते हो तो उसे किस नाम से जाना जाता है, केमिकल रिएक्शन या फिर रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आपने पढ़ा कि कार्बन का दहन, बर्निंग ऑफ कार्बन, ठीक। इसके बाद हमारे जो चैप्टर है इस चैप्टर में अब हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या ध्यान रखना है कि हमने रासायनिक अभिक्रिया को या रासायनिक समीकरण, जब हम किसी रासायनिक परिवर्तन को संकेतात्मक या फिर प्रतीकात्मक एक सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। तो मैनुअली हमने जो देखा आज वो ये था। अब चलते हैं हम कि क्रियाकारक किसे कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिएक्टेंट। मैंने सबसे पहला जो टॉपिक है वो अगला टॉपिक क्या आएगा हमारा, क्रियाकारक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और यदि हम क्रियाकारक के अलावा इसका एक और नाम होता है अभिकारक। किसे कहते हैं कि विच सब्सटेंस, मतलब वह पदार्थ जो, वह पदार्थ जिनके मध्य, वह पदार्थ जिनके मध्य रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, क्रियाकारक कहलाते हैं। जिनके मध्य क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, सब्सटेंस what was finished, substance what was finished chemical reaction called reactant। मतलब कि वे पदार्थ या सब्सटेंस, व्हाट वाज सब्सटेंस, व्हाट जिनमें वाज फिनिश्ड संपन्न होती है केमिकल रिएक्शन, क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट कहलाते हैं। अगला है क्रियाफल या फिर उत्पाद। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट। तो वह पदार्थ जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है, उत्पाद कहलाता है।
उत्पाद कहलाता है। सब्सटेंस formed after substance formed by chemical reaction, जो रासायनिक अभिक्रिया से सब्सटेंस बनता है बाय केमिकल रिएक्शन, इज नॉन एज प्रोडक्ट। किस नाम से जाना जाता है? उसे प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। अब आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास जब हम रासायनिक समीकरण को लिखते हैं तो क्रिया कारक इस साइड और उत्पाद इस साइड लिखा जाता है। मतलब रिएक्टेंट टेंड्स टू क्या लिखा जाता है? प्रोडक्ट। जैसे मैंने बात करी किसकी? CH4 प्लस O2 टेंड्स टू क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O। तो इसमें जो ये दोनों हैं, इन दोनों जिन्होंने क्या करा है? केमिकल रिएक्शन में पार्ट किया है, क्रियाकारक है। और जो केमिकल रिएक्शन के बाद फलस्वरूप जो बनते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? उत्पाद के नाम से जाना जाता है। तो क्रियाकारक या फिर उत्पाद किसे कहते हैं, ये एक मेन टर्म थी। अगला है टॉपिक रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? मतलब केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? इसको लिखना हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, लेकिन पहले मैं बता देता हूँ कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। कि जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक पदार्थों, अणु, परमाणु, कुछ भी हो सकता है, पदार्थों तथा बनने वाले उत्पादों को प्रतीकात्मक या संकेतात्मक प्रतीक के या सूत्रों के रूप में लिखा जाता है। सूत्रों के रूप में लिखा जाता है। तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब मेरे पास कोई अभिक्रिया है, कोई रिएक्शन है, उस केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? कि मेरे पास कोई क्या है? रिएक्शन है। उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, उनको उत्पादों और प्रतीकों के रूप में लिखने पर
जो बनेगा उसे किस नाम से जानते हैं हम? रासायनिक समीकरण। यदि मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, इंग्लिश में भी डेफिनेशन लिखूंगा अभी नीचे। यदि हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा, क्या लिखा मैंने कि CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 क्या बनेगा? क्या बनता है? CaCO3 प्लस H2O। CaCO3 प्लस H2O मतलब जब मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन CO2 के साथ कराए तो CaCO3 और जल का निर्माण हुआ है। इन्हें बैलेंस भी करना है, वो हम बाद में सीख लेंगे। तो हमारे पास ये बन गया। तो इसे क्या बोलते हैं हम? कल की क्लास में मैंने बताया था लाइमस्टोन संगमरमर। तो हमने देखा कि जब, यदि मैं इसकी थ्योरी लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्शन करता है? CO2 के साथ, तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण होता है। मतलब इंग्लिश में यदि हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो क्या होगा? when we represent a chemical reaction in a form of the symbols and formulas of reactant and product is known as chemical equation। क्या लिखूंगा मैं? when a chemical reaction represented by symbols and formulas of reactant and product, then this equation is called chemical इक्वेशन। जो ये इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन को ही हम क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन। व्हेन अ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, देन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। जो हमें क्या मिलेगी? केमिकल इक्वेशन मिलेगी, उसे ही हम किस नाम से जानते हैं? केमिकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो आपने देखा कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होती है। अब हमें क्या करना है कि रासायनिक समीकरण किस प्रकार से लिखते हैं वो हमें पता करना है। हाउ टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन या हाउ टू राइट अ केमिकल रिएक्शन। आप रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हो, केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं? तो 3 तो आपको पता है रूल फर्स्ट क्या लिखोगे कि रिएक्टेंट को किस साइड लिखा जाता है। फिर रूल सेकंड क्या लिखोगे कि प्रोडक्ट को किस साइड लिखा जाता है। और रूल थर्ड क्या लिखोगे? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बिटवीन क्या बनाया जाता है? एरो बनाया जाता है। तो हमारा टॉपिक क्या है? रासायनिक समीकरण को प्रदर्शित करने का तरीका। रासायनिक समीकरण को प्रदर्शित करने का तरीका। मतलब मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। देखना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो रिएक्टेंट होता है, नॉर्मल एक रिएक्शन लिखता हूँ मैं, हम लिखते हैं R टेंस टू P।
मतलब रिएक्टेंट किस साइड लिखा जाता है, लेफ्ट साइड, और प्रोडक्ट किस साइड लिखा जाता है, राइट साइड। लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट लिखकर राइट साइड में प्रोडक्ट, और दोनों के बीच में क्या लगा दिया जाता है, एरो का चिन्ह लगा दिया जाता है। ये इसके नॉर्मल थी। इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे मैंने लिखा कार्बन प्लस O2, लिखना नहीं है आप लोगों को, ये जो इसके रूल्स हैं वो रूल्स अगली क्लास में पढ़ेंगे। मैं यहाँ केवल समझा देता हूँ। क्या समझना है कि सबसे पहले तो जिनके बिटवीन केमिकल रिएक्शन हो रही है उन्हें लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा, और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसे कहाँ लिखा जाएगा, राइट साइड में, और दोनों के बिटवीन क्या होगा, एरो का सिंबल होगा। सेकंड से 3 रूल हो गए। रूल नंबर फर्स्ट रिएक्टेंट से रिलेटेड, रूल नंबर सेकंड प्रोडक्ट से रिलेटेड, रूल नंबर थर्ड किससे, एरो से रिलेटेड। अब अगला प्रोसेस क्या है कि यदि हमें क्या पता हो, इनकी स्टेट पता हो कि ये सॉलिड है, ये गैस है और ये गैस है, तो जो हमारे पास रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, क्रियाकारक या जो उत्पाद है, उनकी भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट जो है, उसे नीचे हमारे पास जो सूत्र है उस सूत्र के नीचे स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाता है। हम सॉलिड के लिए किसका यूज करेंगे, एस का, लिक्विड के लिए किसका यूज करेंगे, एल का, और गैस के लिए किसका यूज करेंगे, जी का। और फिर बचता है सॉलिड का मतलब ठोस, लिक्विड का मतलब द्रव, गैस का मतलब गैस। एक और बचता है वाष्प, वेपर। तो वेपर के लिए हम किसका यूज करेंगे, एक्वस, AQ, जलीय। हम दूसरा क्या बोल सकते हैं इसे, जलीय, एक्वस, AQ। तो ये था हमारे पास। अगला रूल नंबर 4। रूल नंबर 5 क्या बोलता है, रूल नंबर 5 यूँ बोलता है कि हमारे पास यदि जो रिएक्शन है वो रिएक्शन कैसी है, उत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय का मतलब दोनों अभिक्रियाओं में संपन्न होती है, मतलब इससे ये भी बन जाता है और इससे वापस ये बन जाता है। तो उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं मतलब रिवर्सिबल जो रिएक्शन है, उन रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम क्या करते हैं, डबल एरो वाला चिन्ह का यूज करते हैं। जबकि अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए मतलब इरिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब जिनसे क्या होगा, केवल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनेगा, उनमें सिंगल एरो। और उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं रिवर्सिबल में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, दैट मीन्स आपके पास क्रियाकारक से उत्पाद और उत्पाद से जब क्रियाकारक पुनः बन जाता है तो फिर आप इसका यूज करते हो। अगला रूल क्या है कि हमारे पास जितने भी क्या होंगे, कैटालिस्ट होंगे। कैटालिस्ट का मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को या तो कम करते हैं या फिर बढ़ाते हैं, मतलब उत्प्रेरक। हिंदी में क्या बोला जाता है, उत्प्रेरक है। उसके अलावा आवश्यक भौतिक अवस्थाओं, ताप दाब मतलब टेम्परेचर और जो प्रेशर होता है, इन सभी को जो हम एरो लिखते हैं, इस एरो को ऊपर या नीचे लिखा जाता है। मतलब कोई भी रिएक्शन है, उस रिएक्शन में आपको क्या ध्यान रखना है कि कैटालिस्ट मतलब उत्प्रेरक, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ताप और दाब, इन सबको एरो के चिन्ह के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है, एरो के चिन्ह के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। उसके बाद यदि प्रोडक्ट के रूप में रूल नंबर 7 क्या बोलेगा कि यदि प्रोडक्ट के रूप में आपको क्या प्राप्त होती है, कोई गैस प्राप्त हो रही है, जो क्या हो रही है, एटमॉस्फेयर से बाहर जा रही है, तो उसके बाद जैसे O2 गैस प्राप्त हो रही है तो उसके बाद एरो का, अबव एरो का चिन्ह लगा दिया जाता है, मतलब ऊपर की ओर तीर का चिन्ह लगा दिया जाता है। बट हमें क्या मिलता है, अवक्षेप मिलता है, प्रिसिपाइट मिलता है। तो फिर हम क्या करते हैं, मतलब जब उत्पाद ऐसा मिले कि वो किसी पात्र के पेंदे में बैठ जाता है तो फिर अवक्षेप बोलते हैं। इस स्थिति में उसके नीचे क्या लगाया जाता है, नीचे वाले एरो का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि बेरियम सल्फेट, नीचे एरो का चिन्ह मतलब क्या है, ये प्रेसिपाइट है, अवक्षेप है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं अगले रूल की।
तो अगला रूल क्या बोलता है कि यदि रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, मतलब आपकी अभिक्रिया कैसी है, ऊष्माक्षेपी है या फिर आपकी अभिक्रिया कैसी है, ऊष्माशोषी है। यदि ऊष्माक्षेपी है तो प्रोडक्ट के साथ एनर्जी को प्लस करके लिखा जाएगा, शोषी है तो प्रोडक्ट के साथ एनर्जी को माइनस करके लिखा जाएगा। मतलब एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक दो प्रकार की होती है। एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है, ये है रूल नंबर हमारा 8। रूल नंबर 9 की हम बात करते हैं। तो अगला रूल क्या बोलता है कि रासायनिक समीकरण में किसका नियम पालन होना चाहिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन होना चाहिए। आपने बहुत से टीचर्स से सुना होगा कि इस रिएक्शन को बैलेंस करो। अरे क्यों बैलेंस करो, रीज़न क्या है बैलेंस करने का? क्योंकि वहाँ पर क्या फॉलो होना चाहिए, मास कंजर्वेशन लॉ फॉलो होना चाहिए। दैट मीन्स आपने पढ़ा है और देखते भी हो कि हमने क्या लिया कि आधा किलो दूध लिया, उसमें आधा किलो पानी मिलाया तो बनेगा कितना रे, 1 किलो बनेगा ना। यूँ थोड़ी है कि 1.5 किलो बन जाएगा या फिर कितना बन जाएगा, हाफ ही रह जाएगा, नहीं होगा ना। टोटल कितना होगा, इतना होगा। दैट मीन्स हमने जो रिएक्टेंट लिया है और जो प्रोडक्ट लिया है दोनों का वेट क्या होगा, बराबर होगा। तो उस वेट को बराबर करने के लिए समीकरण को क्या करना पड़ता है, संतुलित करना पड़ता है। और समीकरण को बैलेंस करने के लिए हम क्या कर देते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड या फिर अनुमान विधि का उपयोग करते हैं। यही हमारे क्या है, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, जिनके बारे में हम विस्तार पूर्वक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद। इंस्पायर क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जितनी भी क्लास अपलोड हो वो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।